यासीन मलिक ने JKLF को इस्तेमाल किया ISI के लिए कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से जब आए थे उनको ये लाता था। पैटी थीफ था ये, चोरी के इल्जाम में पकड़ा भी गया ये। उसके बाद ये फिर वहां से भत्ता लेना शुरू किया इसने। फिर ये मुसलमानों के ये जो थे, ये जो सलाउद्दीन वगैरह है, इनके हथे चढ़ गया। उन्होंने उसको और तैयार किया। फिर ये सलाउद्दीन का पोलिंग एजेंट भी रहा है माजी में, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसको पनाह दी हुई है। क्योंकि इसने जब ये पाकिस्तान आया है और यहाँ ट्रेनिंग ली है, इसने POJK में जाके ट्रेनिंग कैंप्स के विजिट किए। इसने वहां कैसे कैसे लड़कों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि वो जहाज में हिस्सा लें। तो हमारे पास उसके जो है वो मौजूद है टेस्टिमनीज। नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी हूँ। स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। आतंकवादी यासीन मलिक को दिल्ली की NIA कोर्ट में कड़ी सजा दी है। उसे अपने गुनाहों के लिए आखिरी सांस तक जेल में रहकर उन्हें काटनी पड़ेगी। उन्हें 5 मामलों में 10-10 साल की सजा मिली है, जबकि 2 मामलों में उम्र कैद मिली है। यासीन मलिक मुख्य रूप से उन पर आरोप है कि विदेशों से फंडिंग इकट्ठा करके आतंकवादी नेटवर्क खड़ा किया, जिसमें सैकड़ों लोगों की जान गई। नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी यानी NIA के मुताबिक यासीन मलिक ने लश्कर-ए-तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और पाकिस्तानी एजेंसी ISIS के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले की साजिश रची, जिसके लिए उसे उम्र कैद की सजा दी गई है। लेकिन खास बात यह है कि यासीन मलिक की सजा को मिलने पर जो पाकिस्तान है वहां पर बुरी तरह से बौखलाहट मची हुई है। पाकिस्तान की जो PM है शहबाज शरीफ और पूर्व PM इमरान खान, विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, पूर्व मंत्री फवाद हुसैन, क्रिकेटर शाहिद अफरीदी जैसे कई पाकिस्तानी यासीन मलिक की जो सजा मिली है उसको लेकर उन्होंने काफी सिंपैथी और उन्हें जाहिर की है और काफी अफसोस जाहिर कर रहे हैं। आखिर पाकिस्तान में इस यासीन मलिक के लिए जो मोहब्बत उमड़ रही है, इसके पीछे वजह क्या है, इस पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद है आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब। नमस्कार, स्वागत है आप सब, आपका बहुत बहुत मिर्जा साहब जी। मिर्जा साहब, पहला सवाल, यासीन मलिक ने जो भारत में आतंकवाद फैलाया उसे भारतीय अदालत ने सजा दे दी, तो पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट क्यों मची हुई है? कोई भी बौखलाहट नहीं मची हुई पाकिस्तान में। लोग अपने डेली के जॉब्स पे जा रहे हैं, काम कर रहे हैं। POJK में किसी को कोई परवाह नहीं है। POJK की जो सरकार है उसने जो प्राइम मिनिस्टर है तनवीर इलियास, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की थी पिछले दिनों। बड़ा जोर लगाया कि यासीन मलिक के मुद्दे को लेकर जो है इशू बनाया जाए और प्रोटेस्ट जो है वो प्रदर्शन किए जाए पूरे POJK में। लेकिन वो 1 दर्जन से भी ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सके। और इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में तो एक बंदा भी बाहर नहीं आया। तो किसी को कोई परवाह नहीं है इस चीज की। लोग तो अपना रोजी रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। जो आपने नाम लिए हैं ये लोग तो फौज के टाउट्स हैं। ये तो पाकिस्तान आर्मी के कहने पर ये इस तरह का शोर इन्होंने थोड़ा बहुत मचाया है, UN में लेटर लिखा और सारा कुछ किया, जिसका जो वैल्यू है वो 0 है। और शाहिद अफरीदी का आपने नाम लिया। मैं आपके दर्शकों को बताता चलूं कि शाहिद अफरीदी के दादा उस लश्कर का हिस्सा थे जिस लश्कर ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत पर न सिर्फ हमला किया बल्कि हमारी औरतों को उठाकर ले गए, बलात्कार किया। हजारों की तादाद में हिंदुओं का मुजफ्फराबाद, मीरपुर कोटली, भिंबर, बारामूला, राजौरी में कत्लेआम किया। शाहिद अफरीदी आज भी उस पे फख्र करता है और वो डंके की चोट पे ये आके कहता है कि मेरे दादा जो है वो उस लश्कर का हिस्सा थे।
और 2-2 रुपए में इसके दादा और इनके जो बाकी लोग थे उन्होंने हमारी औरतों को रावलपिंडी और पेशावर के बाजारों में 2-2 रुपए में बेचा। ये इतिहास में छप चुका है, ये इसकी एविडेंसेस भी मौजूद है किताबों में, अगर कोई इसको छानबीन करना चाहे। तो ये आईएसपीआर ने इनको एक ब्रीफिंग दी है कि भाई आप लोगों ने ये बात करनी है यासीन मलिक पे, और उन्होंने की है। तकलीफ यासीन मलिक की किसी को भी नहीं है, आईएसपीआर या पाकिस्तान की आईएसआई ने भी उसको अबंडन कर दिया है, क्योंकि अब ये एक चला हुआ कारतूस है। जी। अच्छा, मिर्जा साहब, एक बात ये है कि पाकिस्तान के जितने भी हम पॉलिटिकल ग्रुप्स की बात करें, वो सारे ही मिलकर यासीन मलिक के समर्थन में आ गए, उनका फेवर कर रहे हैं। चाहे इमरान खान और शहबाज शरीफ में आपस में कितनी ही दुश्मनी हो, आपस में वो कितने भी विरोधी हो, लेकिन यासीन मलिक के समर्थन में उतर आए। ये कमाल कैसे हो गया? इसको समझने के लिए आपको पाकिस्तान की क्रिएशन को समझना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिएट हुआ था नफरत की बुनियाद पे, कम्युनल हेट की बुनियाद पे, कि मुसलमान और हिंदू जो है वो दो मुख्तलिफ किस्म के ह्यूमन बींग्स हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते। और ये कि हिंदू मुसलमानों का दुश्मन है और हिंदू मुसलमानों को कभी भी तरक्की नहीं करने देगा और आगे नहीं बढ़ने देगा। हालांकि अगर आप हिंदुस्तान का इतिहास देखें तो सेंट्रल एशिया के जो मुसलमान उठाई गिर थे जिन्होंने भारत पे हमला किया, वो सारे मुसलमान थे, और उन्होंने हिंदुस्तान में आके हिंदुओं का कत्लेआम किया है। तो हिंदू कैसे मुसलमानों का कत्लेआम करे? हिंदुओं ने तो आज तक मक्खी नहीं मारी। तो कहने का मकसद ये है कि इस बुनियाद पे टू नेशन थ्योरी बनी, उस बुनियाद पे ब्रिटिश इंपीरियलिज्म ने इनको फंडिंग दी, इनको गाइडेंस दी, और वेस्टमिनिस्टर में बैठ के हिंदुस्तान के टुकड़े किए, और पाकिस्तान जैसी एक काबिल नफरत रियासत जो है वो पैदा की, जिसकी बुनियाद ही टू नेशन थ्योरी और हिंदू और हिंदुस्तान से नफरत है। तो इसलिए आपको ये सारे एक पेज पे नजर आते हैं, क्योंकि ये इसके बगैर सांस नहीं ले सकते, इनका वजूद खतरे में पड़ जाता है। देखें, सिंपल बात है, अगर मैं कहता हूं कि मैं और आप एक छत के नीचे नहीं रह सकते, लेकिन उसके बाद मैं एक अलहदा घर बनाता हूं और आप या आपके जैसे लोग मेरे घर में रहते हैं, तो फिर तो मेरा जो टू नेशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट है वो तो फ्लॉप हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हर वक्त हिंदुओं को पाकिस्तान में प्रोसिक्यूट किया जाए, उनकी तादाद को कम किया जाए, उनको आगे ना बढ़ने दिया जाए, और ताकि पाकिस्तान को प्योरीफाई किया जाए और ये कहा जाए कि देखें जी, यहाँ मुसलमान बड़े अमन से रह रहे हैं। हालांकि अगर आप सरफेस के नीचे जाके देखें तो मुसलमान आपस में पाकिस्तान में ऐसा नफरत की बुनियाद पे ये बना कम्युनल मुल्क, कि इस मुल्क में आज सवाए एक खास मकतबा फिक्र के बाकी सारे जो मुसलमान हैं, शिया हों, अहमदी हों, कोई भी दूसरे मुसलमान हों, वो प्रोसिक्यूशन का शिकार है। जी। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान में अगर किसी की भी सुरक्षा की जब बात करते हैं या सवाल उठता है, तो सबकी सुरक्षा पे सवाल उठ जाता है, कोई सुरक्षित नहीं है। बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अहम बात है। अच्छा, यासीन मलिक की जब बात आती है, तो यासीन मलिक को हम सब जानते हैं, वो कोई दूध के धुले नहीं है, कोई मासूम या बेगुनाह नहीं है, जिन्होंने हज़ारों, सैकड़ों लोगों की हत्या की साजिश रची, आतंकवाद फैलाया कश्मीर में, और उसी की उनको सज़ा मिली है, यासीन मलिक को उसकी सज़ा मिली है। तो ऐसे खूंखार दरिंदे आतंकवादी के समर्थन में या उसके सपोर्ट में कोई कैसे उतर सकता है? ऐसे इंसान को कैसे सिंपैथी मिल सकती है? वो कोई सिंपैथी पाकिस्तान जो नहीं कहता है। है कि हम अमन पसंद है, हम हक के साथ खड़े होते हैं, रियासत मदीना और पता नहीं क्या-क्या बड़े-बड़े दावे करते हैं। लेकिन ना, कॉल और फेल में तजाद है ना इनके। ये कॉल इनका ये है कि हम रियासत मदीना बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, हम अमन की आशा हैं, हम ये है वो है, लेकिन फेल जो होता है यानी कि प्रैक्टिस में, तो ये आज भी आप देखें कश्मीर में जो मारे गए हैं आतंकवादी, उसका ताल्लुक पाकिस्तान से था। तो ये तो बाज नहीं आते, इसलिए कि ये जो है इनकी बातों पे हमें तो कोई एतबार नहीं है, हम तो इनको भुगत रहे हैं। आप तो खैर दिल्ली वगैरह में बैठे बैठे हैं, हम तो डायरेक्ट इनके अंडर ऑक्यूपेशन है। तो ये बिल्कुल गलत बयानी से काम लेते हैं। अगर यासीन मलिक का किसी को दुख है तो वो उनको है जिन्होंने इसको पाला पोसा, पैसा दिया और इससे काम लिया। मैं आपको एक बात बताऊं, उनको भी असल में दुख नहीं है,
उन्होंने भी जान छुड़ाई है यासीन मलिक से, क्योंकि यासीन मलिक की जगह उनको बेहतर आतंकवादी मिल गए हैं जो ज्यादा बेहतर तरीके से उनका काम कर रहे हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा है, हिजबुल मुजाहिदीन है, जैश ए मोहम्मद है। और अब जो ये बनी थी कुछ साल पहले, जो ये नई तंजीम बनी है, द रेजिस्टेंट फ्रंट है। फिर अगर पॉलिटिकली फर्ज करें, यासीन मलिक की मैं बात मान लेता हूँ कि वो गांधीयन हो गया है, वो पुरअमन जदोजहद को फॉलो करना चाहता है, तो फिर उसने इतने साल जेल में रहने के बाद भी उसने क्यों नहीं, जो माजी था उसका जिसमें उसने एयरफोर्स के जवानों को मारा, कश्मीरी पंडितों को मारा, खुद गोलियां चलाई उसने, उनको मारा, उसका रिमोर्स क्यों नहीं किया उसने? उसने क्यों नहीं कहा कि मैंने जो किया था वो भी गलत था? उसने उसके वहां से कट मारा है और आगे कहता है अब मैं गांधीयन हो गया हूं। तो अगर गांधीयन ही चाहिए पाकिस्तान को, तो फिर तो महबूबा मुफ्ती से बेहतर तो उनकी सियासतदान उनको नहीं मिल सकता, या फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला जैसे लोग जो है, वो भी तो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं ना एक तरह से। अगर आप उनके बयान पढ़ें, आज के भी बयान पढ़ें, तो वो तो प्रो पाकिस्तानी है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में कोई जुर्रत कर सकता है प्रो इंडियन बात करने की? मैं करता हूं, मैं सच्ची बात करता हूं, मैं वहां भी होता तो करता। लेकिन अगर वहां होता तो एक दफा, दो दफा, 10 दफा करता, 11वीं दफा मैं ना कर पाता, क्योंकि मेरा वजूद ही खत्म हो जाता। मुझे किसी को काल कोठरी में डाल देते, गोली मरवा देते, रोड एक्सीडेंट में मार देते, जहर दे के मार देते। अब तो पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जलसों में बताते हैं कि कैसे मारा जाता है, जहर कैसे देते हैं और कैसे कत्ल किया जाता है पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को। वो तो खुद बता रहे हैं, राज खोल रहे हैं। तो बात कहने का मकसद ये है कि यासीन मलिक हो या कोई भी हो, ये उस वक्त तक सिर्फ पाकिस्तान की रियासत के लिए मतलब है इनकी जरूरत होती है जब तक कि इनकी कोई क्रेडिबिलिटी हो। उसके बाद इनको साइड पे कर दिया जाता है, नए लोग आ जाते हैं। तो बात यह है कि गांधी की पॉलिटिक्स करनी है तो वो तो ड्रामा महबूबा मुफ्ती भी करती है, तो वो महबूबा मुफ्ती के तो फिर भी चलो, वो श्रीनगर में है, जो भी है, 2 दफा 3 दफा चीफ मिनिस्टर भी रही है। तो पाकिस्तान अब महबूबा मुफ्ती को इस्तेमाल कर रहा है, इसको क्या करना है इस्तेमाल करके? अब फिनिश, टाइम टाइम फिश। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा मिर्ज़ा साहब, आप कश्मीर के हालातों पे बड़ी बारीकी से नज़र रखते हैं और मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे यासीन मलिक का जो कश्मीर में आतंकवाद की आग भड़काने में जो रोल रहा है, उसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखें जी, बात यह है कि अगर ये जो अदालत में मुकदमा चला है, इसमें हम लोगों की भी गवाहियां शामिल होती तो अदालत को फैसला करने में बहुत आसानी होती, और भी आसानी होती। क्योंकि इसने जब ये पाकिस्तान आया है और यहाँ ट्रेनिंग ली है, तो इसने पीओजेके में जाके ट्रेनिंग कैंप्स के विजिट किए, इसने वहां कैसे कैसे लड़कों को मोटिवेट करने की कोशिश की कि वो जहाज में हिस्सा लें। तो हमारे पास उसके जो है वो मौजूद है टेस्टिमनीज। बात ये है कि यासीन मलिक जो है, इस ये वो जो मासूमा के क्या जो इसका इलाका है, वहां से ये उठा है, छोटे सा पैटी थीफ था ये, चोरी के इल्जाम में पकड़ा भी गया ये। उसके बाद ये फिर वहां से भत्ता लेना शुरू किया इसने। फिर ये मुसलमानों के ये जो थे, ये जो सलाउद्दीन वगैरह है, इनके हथे चढ़ गया, उन्होंने उसको और तैयार किया। फिर ये सलाउद्दीन का पोलिंग एजेंट भी रहा है माजी में, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है, जो इस वक्त पाकिस्तान में जिसको पनाह दी हुई है। तो वहां से फिर ये जो जेकेएलएफ में गया, जेकेएलएफ वाले जो है वो ऑलरेडी आईएसआई के साथ मिलके काम कर रहे थे। और फिर इसने जाके वहां यासीन मलिक ने जेकेएलएफ को इस्तेमाल किया आईएसआई के लिए कि जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो दहशतगर्द अफगानिस्तान से जब आए थे, उनको ये लाता था वादी में। ये रूट जो जो रूट जेकेएलएफ ने बनाए हुए थे अपने, वो रूट फिर इस्तेमाल हुए इनके लिए, दहशत, ये जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले हैं। और फिर काफी अरसे तक ये आपस में वहां पे मिलके काम करते रहे। लेकिन फिर जो हिजबुल मुजाहिदीन वाले हैं, उनके और जेकेएलएफ के आपस में थोड़े से डिफरेंसेस हो गए थे, जिसके बाद उन्होंने कुछ इनके लोग मारे मुरे। तो ये डरपोक किस्म का आदमी है,
इसने फिर फौरन कहा कि जी मैं तो हथियार डाल दिए हैं, मैं तो गांधीयन हो गया हूं। बेसिकली ये उन मुजाहिदीन से अपने आप को बचाने के लिए इंडिया की सरकार की गोद में जाके बैठना चाहता था, लेकिन इसकी वो गेम काम नहीं किया उसने, वो इसको उल्टी पड़ गई है और आज ये आखिरी सांस तक जेल में बैठेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा है। अच्छा, मिर्ज़ा साहब, एक हम बात करें, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से पीओजेके से लोगों को लाया जाता था। अभी अगर हम पिछले कुछ महीनों की कश्मीर की हालात की बात करें, तो कश्मीर में अभी भी टारगेट किलिंग होती है। राहुल भट्ट का आपको अभी कुछ दिन पहले जो हत्या हुई आतंकवादियों द्वारा, और अभी ताज़ा एक सैफुल्लाह जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के जवान हैं, उनके ऊपर हमला हुआ, जो छुट्टी पर थे, उनकी छोटी बच्ची 9 साल की, वो उनको बचाते-बचाते वो भी ज़ख्मी हो गई। तो ये सारी चीज़ें लगातार बढ़ रही हैं, और अभी कुछ दिन पहले कुछ जो अंडर एज बच्चे, 2 इनफैक्ट बच्चे पकड़े गए जो अंडर एज थे, और वो बॉर्डर पार करके पीओजेके जाने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी ट्रेनिंग के लिए। तो ये सारी चीज़ें अभी भी चल रही हैं। इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये किसी मास मूवमेंट का तो हिस्सा नहीं है, कोई मास मूवमेंट तो वहां चल नहीं रही। ये इंडिविजुअल एक्ट्स ऑफ टेररिज्म है, फंडेड बाय सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर स्पॉन्सर्ड बाय पाकिस्तानी आईएसआई। ये तो अभी चलेंगे, इनको तो काउंटर करना जो है वो भारतीय सिक्योरिटी सर्विसेज का और भारतीय खुफिया जो इदारे होते हैं सीक्रेट सर्विसेज का, उनका काम है कि ये कितनी पेनिट्रेट करते हैं उन सेल्स में और कैसे उनको बस्ट करते हैं। लेकिन ये कोई एक जनरल ट्रेंड नहीं है कश्मीर के अंदर कि हम कहें कि ये रिप्रेजेंट करता है किसी किस्म की सेपरेटिस्ट मूवमेंट को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें जो मेन एक चीज है अब वो ये हमें देखनी पड़ेगी कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में जो फोर्सेस काम कर रही हैं वहां पे, उनकी आवाज को, मैं ये नहीं कह रहा कि उनको पैसा दें, पैसे नहीं चाहिए, उनकी आवाज को कैसे भारत पीओजेके से और पीओजीबी से बाहर भी सुनाई देने के लिए फैसिलिटेशन दी जाए। जैसे यूनाइटेड नेशंस है, जैसे इंडिया का मीडिया है। ठीक है, मैं तो आता हूँ इंडिया के मीडिया पे, बहुत ज्यादा आता हूँ, लेकिन मैं अकेला काफी नहीं हूँ। पूरी जो मूवमेंट है उसको भी तो सामने लाना चाहिए ना, वरना तो ऐसे लगता है जैसे पता नहीं इंडियन मीडिया को मैं पैसे दे के अपने इंटरव्यू करवाता हूँ, तो वो लोग तो ये समझेंगे पता नहीं डॉक्टर के बड़े लंबे हाथ है। ऐसी बात नहीं है। वो चूंकि मैं बात करता हूँ तो सारे एक फोकल पॉइंट बन गया हूं मैं, लेकिन जी, बिल्कुल। मुजफ्फराबाद में, मीरपुर में और जगहों पे, गिलगित बल्तिस्तान में और भी लोग हैं, तहरीकें चल रही हैं, खबरें हैं। आप न्यूज ही कम से कम इंडियन मीडिया पे उनकी न्यूज चलाएं। रोज तो मैं रेडियो हिमालय में बताता हूँ कि आज अ, यहाँ पे हड़ताल हो रही है, आज वहां मुजाहरा हो रहा है, आज ये हो गया, आज वो हो गया। उसी से आप लीड लेके उनको आगे बढ़ाएं न्यूज में। आपने ये बहुत अहम बात उठाई है मिर्ज़ा साहब, क्योंकि अगर जब हम पीओजेके की बात करते हैं, तो इंटरनेशनल मीडिया या पाकिस्तान मीडिया को तो छोड़िए, उनकी वहाँ से जो भी आवाज़ें उठती हैं, वो लोगों तक बाहर दुनिया में पहुँच नहीं पाती हैं, और यही सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे क्योंकि आप वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आते हैं, और बहुत एक्टिवली उधर काम भी करते हैं। मैं अभी ताज़ा हालातों की अगर बात करें पीओजेके में, क्योंकि मैं आपने जो मारिया ताहिर का केस हुआ, वो आपने कनेक्ट किया था, मैंने उनसे भी बात की थी। और एक तो ये केस है, बाकी अगर नॉर्मली बात करें तो किस तरह की अभी कश्मीर को लेके या भारत को लेके या पाकिस्तान की तरफ किस तरह के हालात या किस तरह का माइंडसेट अभी पीओजेके में बना हुआ है? क्या हालात हैं अभी के? देखें, पहले तो जो माइंडसेट था वो तो बड़ा खराब था, क्योंकि उसको पोल्यूट किया था पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए, मौलवियों के जरिए, मदरसों के जो पढ़ाने वाले होते हैं उनके जलसों के जरिए, जुमे की नमाज के खुतबों के जरिए। और लोगों में ये तासुर था कि भाई पाकिस्तान हमारा वकील है और जम्मू कश्मीर की रियासत जो है ये आज़ाद करने के लिए पाकिस्तान जो है वो हमारा दुनिया में वकील है। वो तो अब हमने क्लियर कर दिया है, मतलब वो तोड़ दिया है। वो अब आपको पीओजेके में सवाए कोई मदरसे का आपको मिल जाए गलती से एक आधा, या कोई मौलवी मिल जाए या कोई एजेंट मिल जाए, ये पाकिस्तान का तो अलग बात है। जनरल पॉपुलेशन तो अब ये पाकिस्तान को अपना ना वकील समझती है, ना दोस्त समझती है, बल्कि पाकिस्तान को काबिल समझती है, लुटेरा समझती है, डाकू समझती है। ये तो एक पहला स्टेप था जो हमने अचीव कर लिया है।
और दूसरा स्टेप जो था वो ये था कि इनको ये समझाना कि भाई 1947 वाली जम्मू कश्मीर की रियासत दोबारा से, एक्सक्यूज मी, दोबारा से उस शक्ल में अब कायम नहीं हो सकती। और उसकी सिंपल वजह है, देखें गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं वो डोगरों को पसंद नहीं करते, माजरत के साथ। वो आज भी ये समझते हैं कि डोगरों ने हम पे हमला करके हम पे कब्जा किया था और हम जबरन हमें जम्मू कश्मीर की रियासत का हिस्सा बनाया था। ये वो जनरल पॉपुलेशन और वो सारे उनका ये एक परसेप्शन है, ठीक है ना। इसीलिए आज तक गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक सो कॉल्ड तहरीक आजादी कश्मीर न सुनने में आई है, ना वहां किसी ने नाम लिया इसका। वो सब चिढ़ते हैं कश्मीर से, वो कहते हैं कश्मीर की वजह से हम भी फंस गए हैं, ठीक है ना, मसला है कश्मीर की वजह से। दूसरी तरफ आप देखें, आपने कभी लद्दाख में सुना है कि कोई प्रदर्शन हुआ है कि उन्होंने कहा आजादी इस पार भी लेंगे तो उस पार भी लेंगे? आज तक कोई जुलूस जलसा कोई बयान तक नहीं किसी का आया। और वो बड़े खुश हुए जब वो यूनियन टेरिटरी बने। उन्होंने नहीं कहा हमारी स्टेट बहाल करो, उन्होंने कहा हम यूनियन टेरिटरी ठीक है क्योंकि हमारा सारा हिस्सा तो कश्मीर के जो करप्ट पॉलिटिशियन है ये खा जाते थे। इसी तरह जो जम्मू के हमारे पंडित हैं या हिंदू हैं या सिख लोग हैं हमारे कश्मीरी, जम्मू कश्मीर के, जम्मू के खास तौर पे वो सस्पिशियस हैं मुसलमानों के, क्योंकि इन्होंने इतना वहां पे आके पाकिस्तान ने और लश्करियों ने जुल्म किया है। और फिर जो कश्मीर के अंदर वादी में पिछले 30-35 सालों से जो अन्याय हो रहा है उसको देख के वो डर गए हैं हिंदू। वो कहते हैं भाई पीओजे के ना ही आए तो अच्छा है, हमें नहीं चाहिए पीओजे के, ये आगे तो मुसलमान और बढ़ जाएंगे यहाँ, हम तो और ज्यादा कम हो जाएंगे। तो ये जो चीजें हैं इनकी वजह से सवाए वो छोटे सी श्रीनगर के और कहीं पे आपको तहरीक सो कॉल्ड आजादी कश्मीर नजर ही नहीं आती, है ही नहीं। और पीओजेके में भी नहीं है। पीओजेके में जो आपको नजर आता है वो जेकेएलएफ या उसके तरह की और जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने वहां पे इंजीनियर करके बनवाई हैं, उनके अलावा जनरल पब्लिक में कोई ऐसा तस्वर ही नहीं है। यूथ में है, क्योंकि देखें आजादी, बहरहाल आजादी का कॉन्सेप्ट बड़ा रोमांटिक है, बड़ा रोमांटिक रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट है, तो कॉलेजों के स्टूडेंट्स को बड़ा अपील करता है। लेकिन जब आप उनको बैठ के समझाते हैं तो फिर उनको समझ आ जाता है। तो इस वक्त हम इस स्टेज पे हैं कि हम ये लोगों को समझा रहे हैं कब, और उसके बाद अगली स्टेज हम कहते हैं लेकिन एक फार्मूला है। और उससे पहले ये जो मैंने आपको सेकंड स्टेज बताई है इसको हम कहते हैं दिया से दिया तहरीक, यानी हम एक एक फर्द से बात करके उनको समझा रहे हैं, स्टूडेंट्स को, यूथ को, वकीलों को, डॉक्टरों को, सबको। और मना किया है कि जुलूस नहीं निकालना पाकिस्तान के खिलाफ, इंडिया का झंडा भी नहीं उठाना, कोई मुजाहरा नहीं करना, पाकिस्तानी आर्मी को गाली नहीं निकालनी, उसका कोई फायदा नहीं है, उठा के जेल में डाल देंगे, गायब कर देंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो पाकिस्तान का बयानिया है जिसने मानसिकता यहाँ की चेंज की थी, उस बयानिया को तोड़ने के लिए दिया से दिया जलाओ, क्वांटिटी ज्यादा करो अपनी ऐसे मानसिकताओं की। तीसरी स्टेज जो है वो ये है कि जहां मैं कहता हूं कि 1 स्टेप बैकवर्ड 2 स्टेप फॉरवर्ड। 1 स्टेप बैकवर्ड ये है कि हम लोग सबको कह रहे हैं कि हम वापस जम्मू कश्मीर में शामिल हो पीओजे के, और गिलगित बल्तिस्तान लद्दाख में शामिल हो जाए। ना करें गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर में शामिल, लद्दाख के साथ जोड़ दें उसको। तो इस तरह से एक तरफ तो हम भारत माता के साथ जुड़ जाते हैं और एक स्टेप हो गया, और दूसरा ये एक स्टेप बैकवर्ड लेने से हम 2 स्टेप आगे आ गए। वो कैसे? एक तो हम जुड़ गए और दूसरा हमारी रियासत की वहदत भी बांदाज़े दिगर बहाल हो गई। आप जहां मर्जी जाएं फिर। तो ये, और फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई इंडिपेंडेंस की कोई मूवमेंट आपने चलानी है तो फिर जम्मू कश्मीर की असम्बलियां हैं, इलेक्शन लड़े, आए असम्बली में, लोगों के वोट जीते, कन्विंस करें लोगों को। हमें ये यकीन है कि कोई भी शख्स, आज भी आप रेफरेंडम करवा लें अगर, और मैं पीओजेके में जाके कैंपेनिंग करता हूं, आप रेफरेंडम करवा लें, मैं कहता हूं कि ज्यादा वोट इंडिया के साथ इल्हाक के हक में आएंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं आएंगे। जी।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हर इंसान अपना फ्यूचर जानता है कि उनका फ्यूचर कहाँ पे है, और भारत जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, भारत की जो इंटरनेशनल लेवल पर एक अपनी साख है, उसको देखते हुए हर इंसान अपने बेहतर फ्यूचर के बारे में सोचता है। पाकिस्तान में जो हालात हैं, और वैसे भी पीओजेके के लोगों के बारे में या उनके ऊपर जो जुल्म पाकिस्तान करता है, ये उन्होंने बखूबी देखा ही है। अच्छा, जैसे अब हम यासीन मलिक की बात कर रहे थे, तो अभी हम अगर जिस तरह से अभी उसको सजा मुकर्रर हो गई है, तो पीओजेके में इसको लेकर क्या किस तरह की वो आ रहे हैं अभी, किस तरह की सोच है? कुछ भी नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ना वहां पे कोई जुलूस निकला, ना कोई जलसा हुआ है। लोग, यूथ जो है वो देख रही है, खामोश है। खामोश है, मैं ये कहूँगा खामोश है। अ, मतलब है कि एक किस्म का, जिस तरह होता है ना कि बंदा कहता है नो कमेंट्स, यानी कि वो समझते हैं कि यासीन मलिक ने क्या किया और ये पाकिस्तान क्या प्रोपेगेंडा कर रहा है, सारा समझते हैं। लेकिन अंबर जैदी जी, इतने दुखी हैं लोग, इतने दुखी हैं कि वो अपने दुख का इजहार तक करने के लिए अब लोग जो है वो तैयार नहीं है। और हम जो कह रहे हैं लोगों को कि हमने इंडिया के साथ, हम वापस हमें शामिल होना चाहिए, हम इंडिया का हिस्सा है, हमारे महाराजा ने साइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन किए हुए हैं, तो लोग उस तरफ अब माइल हो रहे हैं, खासतौर पे यूथ। जी हाँ। जी, बिल्कुल। तो आपने जो दुःख कहा है, अफ़सोस है, वो क्या दुःख है? किस दुःख की बात कर रहे हैं आप? यही कि हम लोगों के साथ क्या बीती है। यानी ना हमें हमारी तारीख बताई जाती है किताबों में। हमें तो यही वहाँ स्कूलों कॉलेजों में बताया जाता था कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है हमारा लीडर है, और हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, और पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, और पाकिस्तान कश्मीर का वकील है, और भारत ने जो है वो हिंदुस्तान में जो है वो क़यामत ढाई हुई है, और ये सारा कुछ। तो वो अब जब हुँ। सारा नैरेटिव पता लगा कि ये तो सब बकवास था, झूठ था, असल तो मुजरम पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने हमारी रियासत पे हमला करके हमारा बेड़ा गर्क किया है। पाकिस्तान हमारे दरियाओं का रुख बदल रहा है। पाकिस्तान हमारे जंगलात काट के ले गया है। पाकिस्तान हमारे पहाड़ों के अंदर से जो प्रेशियस स्टोन्स थे वो लूट के ले गया है। पाकिस्तान हमारा कोयला ले गया, हमारा जिप्सम ले गया है। तो ये सारी चीजें जो है, तो फिर एक शौक है, एक शौक की कैफियत में है। वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल, निकलेंगे उस शौक से। बिल्कुल। और ये अगर हम इसका पूरा क्रेडिट दें, तो कहीं न कहीं एक जो आज इंटरनेट और डिजिटाइज़्ड वर्ल्ड है, उसको भी जाता है, क्योंकि पहले तो इन्फॉर्मेशन जो किताबों या उनके माध्यम से पढ़ाई जाती थी, वही सीख जाते थे। और पाकिस्तान ने गलत इतिहास पढ़ाया है अपने बच्चों को, ये हम जानते हैं। और अभी सब एक असलियत जान पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है एटलीस्ट, क्योंकि कहा ही जाता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, सब कश्मीर बनाना चाहते हैं आज़ाद और पाकिस्तान के साथ है। तो वो सारी चीज़ें, भ्रम सारे टूट रहे हैं, और जो लोग हैं वो सच्चाई जान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा और पॉजिटिव बदलाव है। बहुत-बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, चर्चा में जुड़ने के लिए। और थैंक यू। आपने इतनी जो ग्राउंड रियलिटी है उसको अपने हमारे और दर्शकों के साथ शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। जय भारत। जय हिंद। जय भारत।